अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अक्सर मैं पाकिस्तान इंडिया की चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, जिस पे लोग कहते हैं क्या कंपेरिजन है भाई इंडिया और पाकिस्तान का। हमारा कंपेरिजन कोई पाकिस्तान से इंडिया का आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान। तो भाई ये पाकिस्तान भी तो एक वक्त इंडिया था ना भाई। जब तकसीम होती है, बंटवारा होता है, तो जो सबसे फर्टाइल लैंड थी पंजाब की, वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। सिंध की फर्टाइल लैंड आई। सिंध, बलूचिस्तान और केपी के नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी। इतने अमीर इलाके पाकिस्तान में आए। तो आज वो पाकिस्तान जो एक वक्त इंडिया था, हम कंपैरिजन इसलिए बता रहे हैं कि देख लें गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो इलाका जो कि भारत के बराबर की डेवलपमेंट होती, वो इलाका आज कितना पीछे चला गया, ये कंपेयर करते हैं। ये हमें भी पता है कि आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, लेकिन इस वजह से। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी कंपैरिजन बहुत शौक से करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। एक तो आज से 30 साल 40 साल पहले पाकिस्तान इंडिया के इकोनॉमी का फ़र्क बहुत बड़ा था भाई। मुझे याद है ना 90 में जब मैं मुंबई आया था पहली बार इंडिया, तो उस वक्त ₹1.25 इंडिया का तो ₹1 पाकिस्तानी था। तो हम बता रहे हैं कि इंडिया ने कहाँ सफ़र किया। आज ₹3 पाकिस्तान के तो ₹1 इंडिया का है। ये कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान उस वक्त कहते थे, जब मैं जा रहा था मुंबई, गरीब हैं, इंडिया में तो गुर्बत बहुत है, बहुत बैकवर्ड लोग हैं, वहाँ पे तो फॉरेन चीज़ों की इंपोर्ट पे पाबंदी है, वहाँ पे तो सब लोकल चीज़ें। हंसते थे कि वहाँ पेप्सी नहीं होती, वहाँ इनकी थम्स अप होती है, वहाँ कोका कोला नहीं होती। ये चीज़ें हमें उस वक्त कंपेयर करके बताते थे। तो आज ये कंपेरिजन में पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ कि कहाँ इंडिया पहुँच गया है और तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो। मामूली मिसाल, अभी रिसेंट में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने, जब PSL हुआ था, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी कंपैरिजन पेश की थी कि PSL IPL से बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसमें इसने कुछ फिगर्स बताए थे कि IPL की ऑनलाइन व्यूअरशिप इतने मिलियन थी और PSL की इतने मिलियन है, IPL से ज़्यादा है। मेरा ख्याल है 14 मिलियन बताई थी या 140 मिलियन बताई थी, ऐसा कुछ था। ये कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये है कि IPL शुरू हुआ है अभी, तो उसके पहले दिन की व्यूअरशिप ऑनलाइन जो डिजिटल व्यूअरशिप थी वो 140 मिलियन थी। तो मैं नजम सेठी को बताना चाह रहा हूँ कि ज़रा IPL की अब ज़रा देख लो, तो ज़रा कंपैरिजन करना है तो कर लो। फिर जितने में तुम्हारी पूरी PSL हो जाती है ना, इतने में IPL का एक आध मैच रेवेन्यू के हिसाब से। फिर कंपैरिजन करते हो तुम लोग। तुम लोगों का दोस्त मुल्क सऊदी अरब ये IPL को स्पॉन्सर कर रहा है, विजिट सऊदी अरब। IPL को बाकायदा स्पॉन्सरशिप सऊदी अरब ने की हुई है। तुम लोग कहाँ हो? तुम्हारे PSL को तो नहीं की इन्होंने। तुम्हारे पूरे PSL की स्पॉन्सरशिप और IPL की एक टीम की स्पॉन्सरशिप तुमसे 4-5 गुना ज़्यादा होगी एक टीम की। तो ये कंपैरिजन करने ज़रूरी होते हैं ताकि ज़रा पाकिस्तानियों को हम आईना दिखा सकें। मेरे दोस्त जुनैद भाई, खली वली इनका मशहूर वो है, खली वली करते रहते हैं। अरबी में खली वली का मतलब है लेट इट गो, जाने दो यार। ये खली वली जुनैद भाई का कंपैरिजन देख लें इंडिया और पाकिस्तान का। अगर ये वीडियो मैं
कॉपीराइट की वजह से ना लगा सका तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। हाँ भाई, क्या है भैया, ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्ज वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी ₹5 का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे, दुनिया फतह करके करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें नहीं मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़े कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे, अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है, जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं तो, और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी ना शायद अब समझ आ रही है। कंग्रेचुलेशन टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा, क्या ही करेंगे भाई। ठीक है, जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई, यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कॉम्पिटिशन आता है, कुछ भी ना। ले देखे एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं वो देख रहा था, TVF वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था, वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी आती है, बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है। और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई, पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर अल्लाह हामी और नासिर, लेकिन वही ना, सब चीजें
अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा, तो हम बांध नहीं रहे, देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में। हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं, मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी, मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है। तो करते रहिए भाई, फिर कमेंट कर लिए, गालियां दे दे मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा? उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150 और 200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क में, वल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगा। ये है कंपैरिजन। फिर आज के फॉरेन पॉलिसी इंडिया की देखें, पाकिस्तान की देखें, टोटल मोहताज मुल्क, पेट्रोल पे सब्सिडी देता है गरीबों को, तो IMF एक फोन करती है सिर्फ कि भाई साहब किसकी इजाजत से ये पेट्रोल, आटा, दाल, चावल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, किसी की प्राइस तक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। और एक भारत है, क्या भारत किसी से पूछ के कोई चीज करता है? फॉरेन पॉलिसी पे आए, राइट फ्रॉम मुशर्रफ टिल इमरान खान, पाकिस्तान का कोई इलाका अमेरिकी ड्रोन से सेफ नहीं था, बगैर बताए हमला कर देते थे। घर में आर्मी घुस के आती थी, उसामा बिन लादेन को उठा के ले जाती है। आफ्टर ऑल हमारी आर्मी का मेहमान था उसामा बिन लादेन, स्ट्रेटेजिक एसेट्स था। फैसलाबाद के होटल में घुस के खालिद उमर शेख को उठा के ले जाते हैं अमेरिकन आर्मी। वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे भरोसा ही नहीं करते थे, खुद आते थे CIA वाले, उठा के ले जाते थे। क्या भारत में कोई कर सकता है? ये भारत के हाई कमीशन इंग्लैंड में, लंदन में, उस पर एक झंडे का मामला हुआ तो जयशंकर जी ने खड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि आज का इंडिया टुडे, आज का इंडिया अपने झंडे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो लंदन में हमारे झंडे के साथ खालिस्तानियों ने किया, ये इंग्लैंड की जिम्मेदारी थी। अगर तुम लोग ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो इसका रिएक्शन फिर आएगा। ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो फिर रिएक्शन हम देंगे। ये पाकिस्तान किसी को कह सकता है? पाकिस्तान ये रवैया इख्तियार कर सकता है? During the Vande Bharat evacuation or even during the Operation Ganga, there are more than 1,600 students just in Bangalore South who came back from Ukraine. Or even for that matter, I still remember there was a biking enthusiast who came up to us once and said, I want to do a biking expedition across 37 countries in Africa. I want some help navigating all these borders. I still remember, sir, whether it was during the Vande Bharat crisis or whether it was the Ukraine war, whether it was later, you or your office or even the consulates of Indian embassies and consuls abroad, they are a WhatsApp away. And this isn't an exaggeration. Even yesterday, a very prominent singer from Bangalore reached out to me at 1:30 in the night. I was on my way back from Gulbarga. I was in the train. He said, there's an emergency. I'm stuck in UK. He sends me a WhatsApp. We draft it again, put it on a letterhead, send it to the UK consul. And this morning there's a message. He says, sir, thank you for this. Same set of officers, same set of people, the same set of rules. But there's such stark difference that we are seeing. And foreign policy is not something that was so distant now. It's something that is touching everybody. What has changed? Because you were a bureaucrat and now you are leading the ministry yourself. What has changed? I get a paragraph, I get a sentence, or I get a word. I give it to you in a An word. essay. No, I'll give you a word. Okay. Modi. पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान इज ए डिपेंडेंट कंट्री जो आटे, दाल, चावल के लिए दूसरों का मोहताज है, जो एक एक चीज के लिए दूसरों का मोहताज है। वो कैसे फैसला कर सकता है?
वो कैसे फॉरेन पॉलिसी चला सकता है और कैसे कंपेयर कर सकता है भारत से? कहाँ भारत पहुंच गया है? ये दिल्ली मुंबई की नहीं, एक छोटे से शहर की मेट्रो है। आप ये बताएं कि इतना डेवलप कर रहा है भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। आप कहोगे दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला या सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भी तो है, तो चाइना में क्यों नहीं है इतना बड़ा रोड नेटवर्क? और रोड नेटवर्क का पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं होता, एरिया से होता है। अमेरिका की 300 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा है इसलिए कि अमेरिका चौड़ा है, लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है साइज के हिसाब से। तो रोड्स की जरूरत साइज के हिसाब से होती है। इंडिया से बड़े बड़े मुल्क हैं, कनाडा है, रशिया है, चाइना है, उनके क्यों नहीं है रोड नेटवर्क? इंडिया के क्यों नहीं थे आज से 7 साल 8 साल पहले? आज इंडिया कहां पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान कहां पहुंचा हुआ है? कंपैरिजन हम पाकिस्तानियों को शर्म दिलाने के लिए करते हैं कि तुम लोगों को एक ऐसी तुम लोगों की ट्रेनिंग की गई, ग्रूमिंग की गई जो नफरत के बेस पे थी। हिंदू से नफरत, इंडिया से नफरत, गजवा हिंद के लारे लपे। भाई साहब, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में जो जंग होती थी ना कहीं भी, उसमें प्रॉफिट खुद जाते थे ना, तो वो गजवा कहलाती थी। और वो जंग या गजवा जो भी होती थी ना, उसमें सिविलियन नहीं जाते थे। जंग से पहले भर्ती होती थी कि कौन कौन जाएगा उस जंग में, और फिर वो फौजी जाते थे जंग लड़ने। खलीफाओं के ज़माने में भी सिविलियंस को नहीं भेजा जाता था प्रॉक्सी वार्स के लिए, फौजी जाते थे। बाकायदा भर्तियां होती थी, उनकी सैलरी होती थी, उनका यूनिफॉर्म होता था, उनको हथियार दिए जाते थे और उस मुल्क की फौज के तौर पे वो लड़ने जाते थे। हमारे मुल्क में आधे से ज्यादा बजट आर्मी को पहुंचता है, वर्दियां दी जाती हैं, हथियार दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती हैं, लूटमार के मौके दिए जाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर बनाता है एक एक आदमी। तो जो काम है तुम लोगों का जंग लड़ने का, वो तो सिविलियन से ले रहे हो। टेररिस्ट की फौज बना के भेज रहे हो, कभी खालिस्तान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी गजवा हिंद के नाम पे, हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद के लिए। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी समझना होगा कि खुश नसीब हो कि तुम लोग भारत में हो। होते पाकिस्तान में तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाता। यही लोग हैं ना जो तुम लोगों के यूपी, बिहार, सीपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से उठ के गए थे उधर अलग मुसलमानों के देश में। माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी, वहां के मुसलमानों का हाल जाके देख लें। ये आटे की लाइन में कोई हिंदू सिख नहीं खड़ा होता, ये सब मुसलमान हैं। भगदड़ में 11-11, 12-12 आदमी मर जाते हैं, 4-5 दर्जन जख्मी हो जाते हैं, वो सब मुसलमान हैं। चीखें मुसलमानों की निकली हुई हैं। माइनॉरिटी को तो आपने वैसे ही मार के रखा हुआ है। ये दिनेश कुमार हैं सेनेटर, माइनॉरिटी के सेनेटर पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली में स्पीच कर रहे हैं। उसमें इनको ड्यूरिंग द स्पीच अपनी वफादारी का भी बार बार बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तान से वफादार हैं, हम जान दे देंगे, पाकिस्तान हमारी धरती माँ, ये वो। लेकिन वो बता रहे हैं, वो मुसलमानों को भी शर्म दिला रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में रमज़ान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और फिर माइनॉरिटीज़ के साथ जो हुआ है पाकिस्तान में, पिछले 1 हफ्ते में एक सिख भाई को मार दिया। और ये वो सिख भाई है जो रमज़ान में अपनी दुकान पे सस्ती चीज़ें बेचता था, जो अफ्तारियां करवाता था मस्जिदों में, उसको मार दिया। एक हिंदू डॉक्टर को सिंध में मार दिया। वो हिंदू डॉक्टर ने अपनी बेटी के साथ उसी कॉलेज से एमएससी किया और इतना रहमदिल डॉक्टर था,
मुसलमानों का इलाज सस्ते में करता था, उसको मार दिया। एक क्रिश्चियन मार दिया। 4 वाकयात हुए हैं माइनॉरिटीज को पिछले 1 हफ्ते में मारने के। एक हिंदू बिजनेसमैन की टांगों में गोलियां मार के उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया। सुनिए जरा दिनेश कुमार, सेनेटर दिनेश कुमार की स्पीच। बहसीत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का 1 दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैम्प लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। वहां पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजें और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं, जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अकलियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। जनाब आला मेरा यह है कि इसको कमेटी में भेजें, ये इंपॉर्टेंट है सर, कमेटी में भेजें। 3-4 कत्ल हुए, 3-4 जी हाँ सर प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। और इन्हें भी आप मेंबर बना दे सर, बिल्कुल सर वेरी हम। ठीक है, जिस तरह तंगी साहब ने कहा था, आप भी मेरे साथ ऑफिस में आ जाए मेरे। नहीं सर, कमेटी में भेजे ना, ऑफिस में क्या सर, कमेटी में भेजे। बेसिकली आपने 4 बोले हैं तो एक बताएं ताकि एक को भेजें, तो आपने इकट्ठे सारे 4 बोले ना। इंटीरियर कमेटी में भेजे, अकलियतों के हवाले से अगले तो क्या इसको कमेटी में भेजे, कमेटी के लिए जी जो केपी के सरदार साहब वाले हैं वो भेज दें कमेटी में प्लीज। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब मगर अब जो मैंने हालत देखी, वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता मिसमैनेजमेंट की वजह से। जनाब किसी के कहते हैं ना शर में खैर होती है। वजीर आजम साहब ने बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। जनाब आला
मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में इस टाइम जब सैलाब के बाद तमाम सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी सड़क सही नहीं है। आप ये देखें कि गुज़िश्ता दिनों दाना सर से योब से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा रास्ता, खैबर पख्तूनख्वा के लिए रास्ता है, वो 48 घंटे से बंद है जनाब। इसी तरह से कोयटा से अगर हम सिंध जाते, जैकाबाद जाते हैं तो पिंजरा पुल है, वो भी हर रोज कभी 20 घंटे बंद होती है, कभी 48 घंटे बंद होती है। लोग रमजान शरीफ में दरपदर ख्वार हैं। इसी तरह से कराची को जो बलूचिस्तान से जो हब पुल है, वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद ही होती है क्योंकि वो भी टूटी हुई है। इसी तरह से फोर्ट मंडू जो डीजी खान से मिलती है, वो भी बर्बाद हालत है। मैं तो हैरान हूं कि बलूचिस्तान का कसूर क्या है कि वहां पर एक सैलाब आया और हुकूमत यहां पर हमारे पीटीआई के दोस्त, यहां पर हमारे पीडीएम के दोस्त एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ है और जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे तो लगता है पीडीएम में पीटीआई की रूह घुस गई है। पीडीएम में भी पीटीआई के लोग बैठे हुए जो पीटीआई को खुद मकबूल कर रहे हैं ऐसी हरकतों से। जनाब आला, थैंक यू जी। जी जनाब आला, कच्ची कैनाल भी बंद है। मैं अब आता हूं एक जो एक मसला है जो। तो अजीज दोस्तों, मैं कंपैरिजन का मकसद सिर्फ बताना होता है। यूनाइटेड नेशंस में हम जाते हैं, दलित का इशू उठा के आते हैं पाकिस्तान वाले, चर्च और पाकिस्तान मिलके। मुझे याद है 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म कराई थी साउथ अफ्रीका डरबन में। तो मैं और बलूचिस्तान के मेहरान मरी भाई, जिनका 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू लगाया है, मेहरान भाई अपने बलोच इशू के लिए, मैं और एमक्यूएम के एक दोस्त हम गए थे डरबन साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म में। उसमें बड़े बड़े लीडर भी आए थे। यासिर अरफात था, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, और बड़े बड़े लोग थे उसमें। और हिलरी क्लिंटन थी उस वक्त, वो अमेरिका की मतलब फर्स्ट लेडी से हट गई थी। और मैं जब डरबन से वापस आया ना, लंदन उतरा और लंदन से कनेक्टेड फ्लाइट पकड़ के बेल्जियम, तो जब मैं बेल्जियम में घर पहुंचा ना और टीवी खोला ना, तो CNN पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर गिर रहे थे। मैं 11 सितंबर 2001 में घर पहुंचा था डरबन से। उस कॉन्फ्रेंस में जब हम पहुंचे ना, तो डरबन का जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, जहाँ पे इंटरनेशनल टेस्ट मैच होते हैं, किंग्समीड नाम है उसका, वो क्रिकेट ग्राउंड में NGOs के लिए टेंट लगा दिए थे। हम लोग वहाँ पे एक्टिविटी करते थे और साथ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी साउथ अफ्रीका की, उसमें वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो हम बिल्डिंग में जाते फिर वापस बाहर निकलते, इस तरह हमारा पूरा दिन लॉबिंग में निकलता था। तो हम जब ग्राउंड में बैठे थे ना, तो ढोल तड़ाशे की आवाज़ आई। तो देखा तो कोई 200-300 लोग आ रहे थे, आगे ढोल बज रहे थे और ये वो। अच्छा, शक्ल देखते ही हमें पता चल गया कि ये अपने ही लोग हैं, कोई साउथ एशिया के लोग हैं। करीब आए तो पता चला कि ये इंडिया के खिलाफ दलित आए हैं, 300-400 लोग। पहले तो हम ये सोचते रहे कि भाई इतना दूर साउथ अफ्रीका में इतना महंगा ट्रिप, इनको पैसे किसने दिए। फिर जाहिर है NGO सर्कल में हम उठते बैठते थे, बातचीत होती थी, तो पता चला कि चर्च और पाकिस्तान ने इनको स्पॉन्सर किया है इंडिया को बदनाम करने के लिए। हम जिनीवा जाते हैं, 90 से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे दलितों के नुमाइंदे आते हैं। हम 10 बार सोचते हैं जिनीवा जाते हुए कि किस तरह खर्चा पूरा करेंगे। ये 8-10 लोग आते हैं। इस बार का जिनीवा फ़र्क था। इस बार जिनीवा में भारत की ये बेटी आई और इसने वहाँ पे स्पीच की और उसने कहा कि दलित की कंडीशन इंडिया में लाख दर्जे अच्छी है बनिस्बत नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी मुल्कों में जो दलित की कंडीशन है उससे लाख दर्जे बेहतर है। हमारे पास एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, हम स्कॉलरशिप लेते हैं। मुझे 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। रोशनी घावरी PhD स्टूडेंट है और दलित एक्टिविस्ट है।
इस बार भारत ने आम आदमी को भेजा है। मैं आपको याद होगा कि पिछले 2-3 साल से शिकायत कर रहा हूं कि अब यूएन में भारत की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती। पाकिस्तान खालिस्तानियों को लाता है, कश्मीरियों को लाता है, भर भर के लोग लाता है। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा होता है, बलोच होते हैं, सिंधी होते हैं, पख्तून होते हैं, कश्मीरी पीओके के होते हैं, भारत के लोग नहीं आते। तो इस बार आए, इस बार एक एमएलए आए, एक्स एमएलए कश्मीर के, जो आए और उन्होंने बताया कि मैं यंगेस्ट एमएलए हूँ कश्मीर की हिस्ट्री का, और मेरे फादर को आतंकवादियों ने मार दिया था, और आतंकवादी मारते थे और पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता था कि देखो मुस्लिम लीडर को भारत की फौज ने मार दिया। उसने यूएन में बाकायदा फ्लोर पे स्पीच की है। फिर एक हमारी कश्मीरी बहन आई, बुशरा, उसने उसकी स्पीच सुन के यूएन के उस हॉल में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि मेरे घर पे कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, और जब वो मेरी बहन के ऊपर फायरिंग कर रहे थे तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरी बहन तो मर गई, मेरे हाथ में 8 गोलियां लगी, और अब वो लकड़ी का हाथ लेके बताया उन्होंने ये सब चीजें। आप इनकी स्पीच देखें। I now give the floor for a joint statement by the International Support for Human Rights. Vice President, as violence in Kashmir is on the decline and life returns to normalcy, there is a visible change in the attitude of the common Kashmiris. For the first time, numerous Kashmiri families have shared their inhibitions to speak about the atrocities committed by a terrorist organization. In 2003, my sister Nusrat Bano was brutally killed by militants, and I was shot multiple times in my arm. Life has never been normal since that day. Today, we are willing to speak up and so on. More families are expected to come forward, sharing their experiences as stability and prosperity returns to the valley. We spent decades in anonymity out of the fear of retribution by militants and existing patriarchal structures. Throughout these years, the information vacuum was exploited by visited interested, giving a false impressions of the developments in Kashmir as distracting the focus away from the perpetrators of terror. Those responsible for perpetrating these activities are on the decline, but this is not enough for women to feel secure or complacent. Acknowledgement and moral support for these families by Human Rights Council shall go a long way in establishing the desired comfort zone so that the Kashmiri share their experiences without any fear. It is humble request to Human Rights Council that the voices of Kashmiri victims for terror be heard by the International Committee and effort be made to sensitize the world about these acts. I thank you for Vice President. Thank you. तो इस बार ये तब्दीली भारत लाया है जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एंटी भारत प्रोपेगेंडा है ना बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ये राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, मोदी सरकार ने नहीं किया भाई। इंडिया की अदालतों पे, जुडिशियल सिस्टम पे दुनिया में किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। अभी मैं इंडिया के चीफ जस्टिस की स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे मुझे 24 साल हो गए, मैं जस्टिस हूँ, मेरे फादर भी थे, और उनसे पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि भारत में जुडिशरी आज़ाद है? तो उसने कहा बिल्कुल आज़ाद है, हमें किसी से डिक्टेशन नहीं आता। पाकिस्तानी जुडिशरी का तो आपको बता ही चुका हूँ, जस्टिस सिद्दीकी ने बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप है बाकायदा जजों का, जिसमें आईएसआई ने क्रिएट किया व्हाट्सएप ग्रुप, सारे जज उसमें हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हिदायत जाती है कि फलां केस में आप ये फैसला देंगे, फलां केस में आप ये देंगे। भारत की जुडिशरी पे आज तक आवाज़ नहीं उठाई गई। तो राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो अदालतों ने किया है। पूरी दुनिया के मीडिया चीख उठा, पूरी दुनिया का। ये जर्मनी अखबार, CNN, BBC, RFI, अरब अखबार, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, पाकिस्तान में भी देख लो भाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में वर्चुअली वहां पे कोई ओपोजिशन है ही नहीं,
सब फैसले आर्मी करती है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो भारत के खिलाफ इतनी इंटरनेशनल लॉबिंग होती है कि भारत को ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा किया कि भारत ने अपनी टीम भेजी। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने मोदी जी के ये कुछ अल्फाज रख रहा हूँ। मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि मैं मोदी भक्त। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप वैसे तो हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन यार ये आप मोदी भक्त बनते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो भाई साहब, मैं वोटर थोड़ी हूँ कोई उनका, ना मैं वहाँ रहता हूँ, ना मुझे इंडिया में ऐसे कोई लाभ मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, कुछ है नहीं भाई। मोदी जी हैं, कांग्रेस हैं, ममता है, कौन है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ना मैंने वहाँ पे रहने आना है। मुझे अक्सर लोग, एक साहब हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, बड़े मेरे गांव के करीब हैं। हमारा जो इंडिया में गांव है आजक, उनका मैसेज भी आया, फिर मेरे फ़ोन पे भी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं आजक के फलां इतना किलोमीटर दूर हूँ और ये है हमारा वो, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, लेटर भी देता हूँ, टिकट भी भेजता हूँ, आप 15 दिन के लिए आओ। तो और ये कि कई लोग कहते हैं आप भारत मूव हो जाएं। भाई देखें, हर आदमी की ज़िंदगी के अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ग्रोन अप हैं, तो जहाँ बच्चे वहाँ हम ना भाई। बच्चे तो यहीं रहेंगे ना, बच्चों की पैदा यहाँ पे हुए हैं, यूरोप में पले बड़े यहाँ पे हैं, यहाँ की एजुकेशन है। यू नेवर नो अबाउट फ्यूचर। ज़ाहिर है वो सारी ज़िंदगी, तो अब आज का दौर इतना ग्लोबल विलेज वाला है कि हो सकता है किसी की जॉब किसी और मुल्क में लग जाए, किसी की जॉब किसी और मुल्क में, वो और बात है। लेकिन हम बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि इंडिया आने का मेरे पास कारण क्या है। वो इंडियन जो बाहर जाके नेशनलिटी ले लेते हैं, वो आफ्टर ऑल इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। मैं नहीं कहला सकता ऑफिशियली। मैं मानता हूँ कि मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, मेरे भारतीय परिवार के लोग मुझे इंडियन ओरिजिन का मानते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली कराची बोर्न हूँ। मेरे फ्रेंच पासपोर्ट पर लिखा है कि प्लेस ऑफ बर्थ कराची, पाकिस्तान। मैं किस आधार पे इंडिया आ सकता हूँ? मैं तो 1 महीने के वीज़े के लिए जाऊँ तो मुझे 4 महीने इंटरव्यू लेते हैं और 10 किस्म के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो मैं वहाँ पे परमानेंट किस वीज़े पे आऊँगा? फिर मैं आके करूँगा क्या उधर? ये तो नहीं है ना कि मैं कोई मिलियनर आदमी हूँ, चलो पैसा उठाया, भारत में इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस शुरू किया, वहाँ पे बैठ गया। कई चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो इंडिया आना नहीं, ना मेरे बच्चों का कोई ऐसा फिल वक्त कोई ऐसे नज़र आता है। बाकी यू नेवर नो, किसी की कोई इंडिया में जॉब लग जाती है, किसी का कुछ। तो मोदी भक्त मैं इसलिए नहीं हूँ, मुझे वो आदमी, मैंने इंडिया का सफ़र देखा है। मैं 90 में मुंबई आया, 2004 में इंडिया आया, और अभी इंडिया आया 2022 में। मैंने मुख्तलिफ इंडिया की शक्लें देखी हैं। वो इंडियन नहीं है भाई जो आज से 10 साल पहले था। उसमें मुझे एक साहब ने कहा कि भाई आप मोदी जी की क्लास लें। मेरी क्या औकात में मोदी जी की क्लास लूं? वो कह रहे हैं यार आप मोदी जी डिफेंसिव हो गए, ये जो अटैक हो रहे हैं और ये वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है और पंजाब में जो हो रहा है, अब इस पे मैं किसी और प्रोग्राम में बहस करूंगा कि वहाँ पे मोदी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने और बीजेपी की ये हल्लड़बाजी की, पत्थरबाजी की पॉलिसी है, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहे हैं उन स्टेट में जहाँ पे उनकी सरकार नहीं। तो इन सब चीज़ों पे मैं आपको अगले प्रोग्राम में किसी बताऊंगा कि मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन फिल वक्त ये मोदी जी की कुछ बातें हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिए और सर धुनिए। धन्यवाद अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी
इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे, और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देश